अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर कामरान और आज हम स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर की एक और लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। अच्छा, इससे पहले भी हमने जो लेक्चर रिकॉर्ड किए थे उसमें बेटा हमने वेक्टर की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा एडिशन ऑफ वेक्टर के हमने कुछ तरीके देखे थे, जिनमें से पहला तरीका हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड और दूसरा तरीका हमने वहाँ पर सिर्फ डिस्कस किया था वेक्टर का मैथमेटिकल मेथड। अब मैथमेटिकल मेथड के अंदर साबका लेक्चर के अंदर आपने देखा था, हमने लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन को डिस्कस किया था, जिसके मुताबिक हम दो वेक्टर्स को एक ही वक्त में ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। जबकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि इसके ज़रिए से हमें कौन कौन से बेनिफिट हासिल होने वाले हैं और वेक्टर की एडिशन का ये तरीका लॉ ऑफ कोसाइन एंड साइन के मुकाबले में किस तरह मुख्तलिफ है। देखिए, हमने सबसे पहले दो वेक्टर कंसीडर किए, एक का नाम है v1, दूसरे का नाम है वेक्टर v2, जो कि एंगल बना रहे हैं θ1 एंड θ2 विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमारे पास दोनों वेक्टर हैं जो कि हमने x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियानी प्लेन पे बनाए हैं, जबकि v1 का एंगल जो बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस वो है θ1, जबकि v2 का जो बेटा एंगल बन रहा है येलो कलर से वो है θ2। अब क्योंकि मैं यार इस टॉपिक में वेक्टर्स को ऐड करवाने जा रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे ऐड करने के लिए जो हमारा प्राइमरी मेथड जिसे हम हेड टू टेल रूल पढ़ते हैं और जिसके ज़रिए से अब हम सिर्फ और सिर्फ इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि आखिर ये वेक्टर ऐड होते हुए कैसे दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा टू ऐड वेक्टर्स ग्राफिकली वी यूज़ हेड टू टेल रूल एज शोन। बेटा देखो, जैसे वेक्टर v1 था इस डायग्राम में, बिल्कुल सेम वैसी का वैसी यहाँ पर भी दिख रहा है आपको। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वेक्टर बड़े हैं, यहाँ वेक्टर थोड़े छोटे हो गए, डेफिनेट डायग्राम इतनी डिटेल्ड है, तो अगर मैंने इसको इतना ही बड़ा बना दिया तो पूरा बोर्ड इसी पे ही जो है वो कवर हो जाता। तो देखो, वेक्टर मैंने v1 बनाया, उसके हेड पर दूसरे वेक्टर v2 की टेल को ज्वाइन किया। आप ये बात आपको कहने के मतलब आपको याद हो गई होगी बेटा कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल को हम ज्वाइन करते हैं और जो डायरेक्शन होती है उसके मुताबिक, यानी अगर वेक्टर v1 का जो एंगल है वो θ1 है तो यहाँ वेक्टर v1 का एंगल देखें θ1 है। वेक्टर v2 का एंगल बेटा अगर x एक्सिस के लिहाज से θ2 है तो आपने इसको जब ज्वाइन किया तो उसका भी एंगल क्या रखा था, θ2 रखा, ठीक है। और उसके बाद हम ये जानते हैं कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वो वेक्टर होता है जिसका हेड फाइनल वेक्टर के हेड से और जिसकी टेल इनिशियल वेक्टर की टेल से ज्वाइन हो। तो इस तरह हमारे पास येलो वाला ये r वेक्टर जो आया है ये रिजल्टेंट आया है v1 और v2 का। तो यहाँ तक तो हमारे पास हेड टू टेल रूल का एक सिंपल मेथड था। अब उसके बाद की कुछ डिटेल है। डिटेल क्या है बेटा कि आपने इससे पहले वाले एक लेक्चर में देखा था डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर। जब तुमने डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक देखा तो तुमने यहाँ पर इसके मुताबिक वेक्टर v1 के भी दो कंपोनेंट्स किए। एक किया वेक्टर v1 का वो कंपोनेंट जो पैरेलल टू y एक्सिस है और दूसरा वेक्टर v1 का वो कंपोनेंट किया जो पैरेलल टू x एक्सिस है। इसको तुमने नाम इसी तरह दिया है v1y और इसको नाम दिया v1x का। बिल्कुल सेम इसी तरीके से तुमने वेक्टर v2 के भी दो कंपोनेंट्स किए। एक वेक्टर v2 का बेटा कंपोनेंट किया है पैरेलल टू y एक्सिस जिसका नाम तुमने नाम दिया v2y और दूसरा वेक्टर v2 का एक तुमने और कंपोनेंट बनाया जिसका नाम तुमने दिया v2x। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी शायद। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा देखिए, ये इसी तरह बहुत आसान है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ तक तो। अब देखो, उसके बाद वेक्टर बेटा v1y के बिल्कुल पैरेलल और उसी की डायरेक्शन वाला एक और वेक्टर जो बिल्कुल बराबर है। तो अगर ये v1y है तो ये इसका इक्वल वेक्टर, ये भी v1y होगा। इसी तरह बेटा अगर v2x के बिल्कुल सामने उसका इक्वल वेक्टर बनाया जाए तो अगर ये v2x है तो ये भी v2x होगा। तो जब तुम ये तमाम डायग्राम पूरी कर लेते हो, यानी कि इसके पैरेलल v1y, इसके पैरेलल v2x, तो तुम्हें एज अ होल तुम्हें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती हुई दिखाई दे रही है जिसके तीन कोने यानी वर्टेक्स आपको दिखा रहा हूँ मैं, O, Q एंड S। P मैंने दरमियाना पॉइंट ले लिया, यहाँ पर मैंने R दरमियाना पॉइंट लिया, यानी कि O, P, Q, R, S ये बेसिकली ट्राइंगल है जिसमें पॉइंट Q पर तुम्हें राइट एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का एंगल। आगे इसकी बात जिक्र आ भी रहा है बेटा कि एज द ट्राइंगल OQS, ठीक है, बड़ी ट्राइंगल, अगर जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस OQS ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है
लिहाजा राइट एंगल ट्राइंगल मशहूर है पाइथागोरस थ्योरम के लिहाज से। मैट्रिक क्लास में इसका एक थ्योरम भी था और वो एग्ज़ाम में आता भी था, इम्पॉर्टेंट था। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब वो बात भी हमने पिछले लेक्चर्स में डिफाइन की थी कि हाइपोटेन्यूज कौन होता है। 90 डिग्री के बेटा सामने वाली साइड जो भी है, यहाँ पर कौन है, ओ से एस तक वो हाइपोटेन्यूज है। जो भी एंगल कंसीडर्ड है उसके सामने वाली साइड, यानी इस केस में क्यू एस जो है वो कौन हुआ हमारा, वो हमारा परपेंडिकुलर हुआ। और जो बाकी बच गया ओ से लेकर क्यू तक वो आपका बेस है। तो अब आपने अपनी अपनी इन जगहों पर हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर पे जो भी नाम लिए हैं मैंने, यानी कि ओ एस और क्यू एस और ओ क्यू, इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करवा दिया और इसको आपने अभी फ़िलहाल इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर रोक दिया। अच्छा बेटा, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि वेयर ओ से लेकर एस तक जो है, अब ओ से लेकर एस तक यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो लाइन नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं बेटा कि इस ट्रायंगल में ये रिजल्टेंट वेक्टर आर के बराबर है। और ओ से लेकर क्यू तक की बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये आर का एक्स कम। अब है ये कि डायग्राम असल में बहुत ही कंजस्टेड हो गई है, तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या है, सब मिक्स हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तमाम दरमियान की डिटेल को एज अ फिज़िक्स स्टूडेंट मैं यही कहूँगा कि आप अपनी नज़रों से इसको ज़रा गायब करें। आप इसको गायब करें तो आप देखें V1 गायब करें, V2 गायब करें, V2x गायब करें, V1y गायब करें, तो आपको दिख रहा है कि वेक्टर r है और वेक्टर r का एक कंपोनेंट है पैरेलल टू y एक्सिस, ये ry। देखें बीच की डिटेल सारी गायब कर दी। और बेटा दूसरा कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है वेक्टर r का rx, ry और rx। अब बेशक आप वापस सब चीज़ें ले आइए, अब उसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है अभी हमारे पास। तो आप देखें ओ से लेकर क्यू तक बेसिकली कौन है बेटा, वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट, और क्यू से लेकर एस तक जो हमारे पास है वो वेक्टर वाई आर का वाई कंपोनेंट है। तो ये बातें हमने वहाँ डिस्कस करी और इसके बाद हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में इन तीनों जगहों पे ये सारी वैल्यूज़ रख दी। तो क्या बना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर और इसकी जगह पे क्या है, आर वाई स्क्वायर। इसको आपने फॉर द टाइम बिंग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर तुम्हें आप बताना ये है कि यार आर एक्स है क्या, किसके बराबर है। तो आपने कहा यार ओ से लेकर क्यू तक जो भी आपने लाइन देख रहे हैं वो है आर एक्स। अब ओ से लेकर क्यू तक तो आर एक्स है, लेकिन ये ओ से लेकर क्यू तक जो ज्योमेट्रिकल लाइन है ये मज़ीद दो लाइनों से मिलकर बन रही है। एक है ओ पी और दूसरा देखो तो कौन है, पी क्यू है, ओ पी प्लस पी क्यू। और इसी तरह बेटा अगर आप देखें कि वेक्टर आर वाई कौन है, आपने कहा जी क्यू एस है, ये बात तो हम कर चुके हैं अभी। लेकिन क्यू एस लाइन जो ज्योमेट्रिकली तरीके से बनाई है वो मज़ीद दो लाइनों से मिलकर बन रही है, एक है क्यू आर और दूसरा है आर एस। तो आप ये लिख सकते हो कि आर एक्स जो है वो किसके बराबर है, ओ पी प्लस पी क्यू, देखो ये लिखा हुआ, और आर वाई जो है बेटा वो बराबर है क्यू आर प्लस आर एक्स आर एस। ठीक है, यहाँ तक बात। अभी हमने इस वाले स्टेप पे हम जा रहे हैं, ठीक है, अभी जा रहे हैं, सब्र करें। आर एक्स की जगह पे क्या लिखा, ओ पी प्लस पी क्यू, और आर वाई की जगह क्या लिखा, क्यू आर प्लस आर एस। अब हम अगले स्टेप में जो कि हमने इससे आगे बनाया है बेटा, ओ पी कौन है, वेक्टर V1 का x कंपोनेंट यानी V1x, ओ से लेकर P तक। और PQ कौन है, वेक्टर V2 का x कंपोनेंट यानी V2x। तो इसलिए हम OP की जगह लिख सकते हैं V1x और PQ की जगह लिख सकते हैं V2x। बिल्कुल इसी तरह से हम QR की जगह लिख सकते हैं V1y और RS की जगह लिख सकते हैं V2y, है ना। अब ये कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। फिर वही कहूँगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखो, ठीक है। तो अब आपने इस ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 2 में दोबारा एक बार गए, जहाँ लिखा हुआ आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स। बेटा आर एक्स की जगह पे आपने ये पूरी कीमत पुट करवा दी, यानी V1x प्लस V2x, और क्योंकि स्क्वायर लगा है तो आपने स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह आर वाई की कीमत को देखें तो आर वाई की कीमत क्या है, V1y प्लस V2y आपने लिख दिया, और ऊपर स्क्वायर लगा तो आपने स्क्वायर लगा दिया। अभी ये जो रूट आया ये कहाँ से आ गया भाई, रूट ऐसे आया, मैंने एक स्टेप बचाया बेटा, स्क्वायर ख़त्म किया। आप जानते हैं दूसरी तरफ क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट। तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट है जो कि यहाँ से शिफ्ट हुआ है राइट साइड पर। अब हमारे पास दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका मिल गया।
तो इस तरह बेटा क्या हुआ कि हमें दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका मिल गया। लेकिन यार दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका तो लॉ ऑफ कोसाइन भी था। यहाँ तक तो देखा जाए तो हमने लॉ ऑफ कोसाइन में और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं देखा, मगर यहाँ पर एक गुंजाइश है जो कि लॉ ऑफ कोसाइन में नहीं थी। मतलब वहाँ पर वेक्टर ए और बी के अलावा वेक्टर सी को ऐड करने का कोई तरीका नहीं था। जबकि यहाँ देख सकते हैं कि तरतीब के मुताबिक ये v1x है v2x है। अगर बेटा तीन वेक्टर्स हों जैसे कि दिख रहा है, तो तीन वेक्टर के लिए क्या होगा कि यहाँ पर मज़ीद एक और वेक्टर ऐड हो जाएगा v3x, और यहाँ पर मज़ीद एक और वेक्टर ऐड हो जाएगा v3y, है ना। आपने देखना है स्कीम को, तरतीब को, तो इसमें क्या बन रहा है v1x प्लस v2x, यहाँ v1y प्लस v2y, तो लिहाजा एक एक वेक्टर ऐड किया तो 3 3 आ गया। चार वेक्टर होंगे तो v1x v2x v3x v4x हो जाएगा। इसी तरह v1y v2y v3y एंड v4y भी आ जाएगा। तो इस तरह ये हम इसी को जर्नलाइज करें तो फॉर n वेक्टर्स, बेटा n वेक्टर्स के लिए क्या होगा कि यही फार्मूला जो कि v1x लिखा गया है, v1x प्लस v2x अप टू vnx का स्क्वायर, और इसी तरह v1y की बात करें तो यहाँ v1y प्लस v2y प्लस v3y अप टू डॉट 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 का मतलब vny का स्क्वायर। तो ये अब एक जर्नल फार्मूला बन गया कि अब चाहे वेक्टर 2 हो, 3 हो, 10 हो, 100 हो, जितने भी हों, हम इस फार्मूले के ज़रिए से उनका रिजल्टेंट हासिल कर सकते हैं। और डायरेक्शन के लिए तो खैर वही तरीका पुराना वाला है कि tan थीटा इज इक्वल टू ry अपॉन rx, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ry अपॉन rx। तो इसको ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बैरल एंगल निकालने का एक सीधा तरीन तरीका है, इसको यहीं तक ही लिखा जाए तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको देखने के बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड का बेटा टॉपिक समझ में आया होगा। और एक बात याद रखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों कि इस चैप्टर से ये सेक्शन सी में यानी लॉन्ग सवाल जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये टॉपिक बहुत बार आया। तो अगर आप इसको देख रहे हैं या आपको समझ रहे हैं तो आपको चाहिए इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो बेटा। ये बहुत ज़्यादा आने वाला, पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। इसके न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन इसका जो ये वाला क्वेश्चन है लॉन्ग में वो बार बार पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे कहना चाहिए थी शुरू में कि यार देखो, अब अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो यानी लेक्चर तुम देख रहे हो, तो इससे पहले के लेक्चर तुम्हारे लिए क्या बिल्कुल फजूल हैं, बेकार हैं? नहीं है ना। तो तुम उन्हें भी देखो यार, उनको देखो, फिर इनके साथ इनको देखो। अब होता क्या है, स्टूडेंट यहीं से देखना शुरू कर देगा। तो अभी पिछले 4 लेक्चर या 5 लेक्चर्स में तुम्हें डिकम्पोजिशन का तरीका बताया गया है, लॉ ऑफ कोसाइन एंड साइन का तरीका बताया गया है, वेक्टर की बेसिक बताई गई है। अब कोई नया बंदा जिसने अभी नहीं पढ़ा और वो डायरेक्ट आकर यहाँ पहुँच जाए, बोलेगा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या कह रहे हैं, किस तरह समझा रहे हैं। तो भाई तरतीब का ख्याल रखो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, जैसा कि हर चैनल मतलब यूट्यूबर कहता है, वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ और शेयर करो। लाइक करो ना करो मुझे कोई इससे परवाह नहीं है, तुम्हें पसंद आती तो लाइक करो, नहीं पसंद आती मत करो, लेकिन कम से कम सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें आगे तक की वीडियोस जो भी हैं वो तुम्हारे पास पहुंचती रहे। और बेल का आइकन इसलिए दबाते हैं ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन की सूरत में मिले। और बेटा प्लेलिस्ट में जाकर रैंडमली चेक मत करो, ठीक है। वैसे तो तुम लोग बहुत सारे यूट्यूब चलाते रहते हो, लेकिन प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो। चैप्टर नंबर 2 जो तुम्हारे पास है उसमें ये सारी वीडियोस तुम्हारे सामने खुल के आ जाएंगी।